हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवाइंड हिस्ट्री। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 16 महाजनपद के विषय में पढ़ा था और देखा था कि किस प्रकार से मगध जो है वो बाकी अन्य महाजनपदों से एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में बनकर उभरा। मगध के उत्कर्ष के लिए जो उत्तरदायी कारण थे वो कौन कौन से थे, इसके विषय में भी हमने चर्चा की थी। और साथ ही हमने ये देखा था कि कालांतर में प्राग मौर्य युग के समय जब मगध में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया, और इसी क्रम में हमने देखा था कि हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ने क्रमशः प्राग मौर्य युग में मगध पर शासन किया था। इनकी उपलब्धियां क्या क्या थीं, कौन कौन से राजा हुए, इसके विषय में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि प्राग मौर्य युग यानी मौर्य काल से पहले का जो युग था या समय था, उस युग में कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए जिन्होंने भारत की राजनीति को प्रभावित किया था, और इन आक्रमणों के पीछे कौन से कारक उत्तरदायी थे। सिकंदर ने आक्रमण क्यों किया, सिकंदर के आक्रमण के पीछे क्या रीज़न था, और सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा भारत पे, इसके विषय में भी हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। प्राग मौर्य युग यानी मौर्य काल से पहले का जो युग है, हम उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। मगध सम्राटों का अधिकार भारत के पश्चिमोत्तर में नहीं था। मगध सम्राटों से हमारा तात्पर्य प्राग मौर्य युग में जो राजवंश मगध पर शासन कर रहे थे उनसे है, और उन्होंने भारत के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था उस पर अधिकार नहीं किया था। तो अब पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शासन किसका था? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे संघर्षरत राज्य थे। जो आपस में संघर्ष करते थे वो शक्तिहीन थे, कमज़ोर थे और छोटे छोटे राज्य थे, बटे हुए राज्य थे। यही कारण था कि जिसकी वजह से अवसर पाकर दो विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें पहला है पर्सिया के हखामनी साम्राज्य का आक्रमण, जिसमें हम देखते हैं कि साइरस सेकंड जो था उसका आक्रमण हमें देखने को मिलता है, और दूसरा मैसिडोन से जो सिकंदर का आक्रमण था, जिसने व्यापक रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से जिसके महत्व हैं भारत के इतिहास के संदर्भ में। तो चलिए आइए देखते हैं। 6th सेंचुरी BC में साइरस सेकंड ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी, और हखामनी साम्राज्य जो था वो ईरान में इसकी स्थापना साइरस सेकंड ने की थी। भारत और ईरान के संबंधों के विषय में यदि चर्चा की जाए तो हम देखते हैं कि भारत और ईरान के जो दो महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं, भारत का ऋग्वेद और ईरान का जैन-अवस्था, इन दोनों में हमें कुछ समानता देखने को मिलती है। तो अब किस प्रकार की समानता है जो इन दोनों ही धार्मिक ग्रंथों में हमें देखने को मिलती है? तो जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो प्रमुख देवी देवता हैं जिनका वर्णन इन ग्रंथों में मिलता है, उनके नामों में समानता मिलती है। जैसे भारत में ऋग्वेद में हम देखते हैं कि इंद्र, वायु, मित्र, नासत्य, वितृघ्न, यम, वरुण का वर्णन किया गया है। ठीक उसी प्रकार से या तो सेम नाम मिल जाता है या कुछ परिवर्तन के साथ हमें नाम मिलता है, हालांकि देवताओं का वर्णन उसी प्रकार से है। तो ईरान की जैन-अवस्था में भी हमें मिलता है इंद्र, वायु, मिश्र, नैवुन्हय, वेरेघ्न, यीमा और अरहुमजदा। तो इस प्रकार से जो नाम हैं वो हमें कॉमन मिलते हैं देवी देवताओं के, और उनके बहुत ढेर सारे फीचर्स भी हम देखते हैं कि कॉमन ही हैं। तो इस प्रकार से जो दो महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें समानता देखने को मिलती है। तो इससे पता लगता है कि इन दोनों ही जो ये दोनों ही क्षेत्र थे उनके मध्य कुछ न कुछ संबंध जरूर स्थापित रहा होगा, या किसी प्रकार का लेन देन या आदान प्रदान विचारों का ज़रूर होता होगा। तो इसी संदर्भ में यदि बात की जाए तो हम देखते हैं मध्य एशिया से मिले बोगोजकोई अभिलेख जो लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। वहाँ से जो ये अभिलेख मिला है हमें, उनमें भारतीय देवी देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि देवताओं का वर्णन मिलता है।
अब जो ईरानी हैं उनका प्रोनाउंसिएशन भारत की प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि ईरानी जो हैं वो स का प्रोनाउंसिएशन ह के जैसे करते थे। जैसे सप्त सिंधु क्षेत्र जो था उसको हप्त हिंदू क्षेत्र वो समझते थे या उसका प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से करते थे। ठीक उसी प्रकार जो सेम देवता थे वो सोम देवता थे वो होम देवता हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक जो महत्वपूर्ण बात हमें समझ में आती है वो ये भी है कि जो ईरानी थे वो भारतीयों को सिंधु स्थान कहते थे। सिंधु नदी के नाम से, सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को का जो स्थान था उसे सिंधु स्थान के नाम से जानते थे। क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन स को ह करने का था, इसलिए ये स्थान जो है वो हिंदू स्थान के नाम से यानी हिंदुस्तान के नाम से पुकारा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ईरानियों का किस प्रकार से जो भारत के विषय में समझ है या चीज़ों को लेकर के उन्होंने किस प्रकार से प्रेजेंट किया है वो देखने को मिलता है। 7वीं शती ईसा पूर्व से पहले भारत और बेबीलोन के बीच ईरान की खाड़ी के रास्ते व्यापार होता था। ठीक है, तो जो 7वीं शती ईसा पूर्व का जो ये समय था उसमें हम देखते हैं कि बेबीलोन और भारत के मध्य जो व्यापार हो रहा है वो ईरान की खाड़ी के रास्ते से, ये एक व्यापारिक संबंधों का भी पुष्टिकरण करता है। हखामनी साम्राज्य की स्थापना साइरस सेकेंड ने की थी, जिसके विषय में कहा जाता है कि साइरस द ग्रेट या साइरस महान भी जिसे कहा जाता है। उसने काबुल तक का क्षेत्र विजित किया था और काबुल तक का क्षेत्र विजित करने के साथ ही उसने 5 वर्षों के अंतर्गत अपने शासन के उसने बैक्ट्रिया, सीरिया, बेबीलोन, मकरान, असीरिया या जड्रोशिया जैसे क्षेत्रों को विजित कर लिया था। अब वो मकरान के रास्ते ही हम देखते हैं कि भारत आया था और भारत में हालांकि उसे बहुत सफलता नहीं मिली और इस असफलता का वर्णन स्ट्रैबो करते हैं अपने लेख में। साइरस के बाद यदि हम देखें तो महत्वपूर्ण राजा में डारियस फर्स्ट या दारा प्रथम हुआ, जिसका समय 532 से 486 ईसा पूर्व रखा गया है। इसे सिंधु तक के क्षेत्र को विजित किया था डारियस या दारा प्रथम ने। और हेरोडोटस ऐसा वर्णन करते हैं कि जो डारियस के 20 प्रांत थे उसमें भारत का जो प्रांत था, ये जो गांधार प्रांत था वो आखिरी प्रांत था। ठीक है, और यहाँ से जो कर प्राप्त होता था वो बहुत अधिक मात्रा में होता था। ये कहते हैं कि भारतीय जो थे वो अधिक मात्रा में कर या लगान दिया करते थे। तो इस प्रकार से जो डारियस था या दारा प्रथम था वो भारत के प्रति आकर्षित रहा और वो यूनान के साथ भी उसका युद्ध हुआ था डारियस का, जिसमें हम देखते हैं कि डारियस थर्ड जो रहता है उसका युद्ध सिकंदर के साथ होता है। और इस युद्ध में जिसको गावगा मेला का युद्ध या अरबेला का युद्ध कहा जाता है और ये 331 BC में हुआ था। इसमें यूनान यानी सिकंदर की विजय होती है और डारियस का जो भी प्रदेश रहता है वो सिकंदर के क्षेत्र में मिला लिया जाता है और इस प्रकार से डारियस द्वारा जीता गया जो भारत का प्रांत था वो भी सिकंदर के अंडर में आ जाता है या सिकंदर उस पर अधिकार स्थापित कर लेता है। अब जब सिकंदर इस बात को इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर करता है कि जो अन्य प्रांत हैं वहाँ से जितना हमें कर मिलता है उसकी अपेक्षा जो भारत का प्रांत है वहाँ से अधिक कर स्थापित होता है। साथ ही एक कारण और था कि जो अब सिकंदर की जो सीमा थी वो डायरेक्ट भारत की सीमा से लगने लगी थी। तो इस प्रकार से सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ या आकर्षित हुआ। अब यदि हम गौर करें तो जो सिकंदर की सेना थी उसमें सेल्यूकस निकेटर जो था वो उसकी स्थल सेना का सेना प्रमुख था और नियार्कस जो है वो उसकी जल सेना का सेना प्रमुख था। और ये सेल्यूकस निकेटर खैबर दर्रा पार करके
भारत की तरफ बढ़ा और अनेक जो छोटी छोटी जनजातियां थीं, जो छोटे छोटे राज्य थे, उनको जीतते हुए या उनसे अपना आधिपत्य मनवाते हुए सिकंदर आगे बढ़ने लगा। और इस क्रम में कई सारे छोटे छोटे जो राज्य थे वो उसकी साम्राज्य क्षेत्र में मिला लिए गए। इसमें जनजातीय हस्ती या एस्टस का जिक्र आता है, जिसकी राजधानी पुष्य कलावती थी। वहाँ 3 दिन तक युद्ध हुआ था और 40,000 लोग बंदी बनाए गए थे। हालांकि सिकंदर इसमें जीत ही जाता है। और सिकंदर का अभियान यदि हम देखें भारत में, तो सबसे पहले हस्ती या एस्टस जनजाति से वो लड़ता है। उसके बाद रानी क्लियोफिस, जिनको कृपा भी कहते हैं, उनसे मसग का किला छीनता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ता हुआ वो ओहिंद में 30 दिन का विश्राम करता है और किले का निर्माण करवाता है। तत्पश्चात तक्षशिला के राजा आम्बी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता है और उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। इसके पश्चात वो हाइडेस्पीस का या वितस्ता का युद्ध होता है, जहां उसका सामना पोरस के साथ होता है। पोरस ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया और सिकंदर के सामने डटकर खड़ा हो गया। फलस्वरूप हाइडेस्पीस या वितस्ता का एक बहुत घनघोर युद्ध हमें देखने को मिलता है, जिसमें पोरस के जो बल पौरुष था वो और सिकंदर के बीच जो लड़ाई हुई वो बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के राजनीति इतिहास के संदर्भ में। और तो चलिए आइए आज इसके विषय में चर्चा करते हैं विस्तार से। जो हाइडेस्पीस या वितस्ता का युद्ध था वो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर के साथ राजा आम्बी, जो तक्षशिला का राजा था, प्लस अभिसार जाति के शासक भी थे। और राजा पोरस जो थे ये भी कोई कमज़ोर शासक नहीं थे और इनके पास 30,000 पैदल सैनिक थे, 4,000 अश्वारोही थे, 300 रथ थे और 200 हाथी थे। तो अपनी सैन्य शक्ति के दम पर राजा पोरस जो है वो सिकंदर के सामने आ डटते हैं और झेलम नदी जो रहती है इन दोनों के मध्य एक सीमा के रूप में काम कर रही थी। सिकंदर ने धोखे से राजा पोरस पर रात में हमला कर दिया और नदी को पार करके पोरस को बंदी बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बंदी बनने के बाद जब पोरस को सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो पोरस बड़े गर्व के साथ कहता है, पूछे जाने पर कि उसके साथ अब किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, तो फिर पोरस उत्तर देता है कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक राजा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि सिकंदर उसके इस व्यवहार से बहुत प्रभावित होता है और उसके राज्य को उसे वापस कर देता है। हालांकि ये संधि किस प्रकार से हुई थी इसके विषय में यदि चर्चा की जाए तो सिकंदर और पोरस के मध्य जो संधि हुई थी उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। सिकंदर द्वारा बसाए गए जो 2 प्रमुख नगर हैं उसमें सबसे पहला बुकाफेला, जो उसने अपने घोड़े के नाम पर इस नगर को बसाया था। दूसरा निकैया है, जिसको पोरस पर विजय की जो स्मृति थी उसके आधार पर इसने बसाया था। तो ये जो 2 महत्वपूर्ण नगर हैं या उपनिवेश हैं वो यूनानी उपनिवेश थे, वो सिकंदर ने बसाए थे। सिकंदर ने चिनाब नदी को पार करके छोटी छोटी जनजातियों से लड़ाइयाँ लड़ी थी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि रावी को पार करके कथेयुई यानी कत्था जाति को उसने हराया था। व्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर की सेनाओं ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हालांकि सिकंदर जब चला था तो उसने ये ठान के चला था कि वो विश्व विजेता बनेगा और विश्व पर विजय प्राप्त करेगा। हालांकि जब उसकी सेनाओं ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो विवश होकर सिकंदर को वापस ही लौटना पड़ा। और हम देखते हैं कि सेल्यूकस के बहुत समझाने के पश्चात भी सैनिक आगे बढ़ने को राजी नहीं थे और 326 बीसी में सिकंदर ने वापस लौटने का आदेश दिया तथा व्यास नदी के तट पर 12 विशाल वेदियों का निर्माण किया गया,
जिसमें ऊंचे ऊंचे स्तंभों को विजय स्तंभ के रूप में या स्मृति प्रतीक के रूप में सिकंदर ने बनवाया था, और अपनी सफलता के स्मारक के रूप में इन 12 विशाल वेदियों का उसने निर्माण करवाया था। साथ ही उसने विधिवत यज्ञ किया जो यूनानी देवी देवताओं के लिए था। और यदि हम सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के विषय में चर्चा करें तो सबसे पहले तो हमें हमारा ये जान लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो जो पश्चिमोत्तर था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और इस क्रम में उसने छोटी छोटी जनजातियों को जीतते हुए वो आगे बढ़ा था। उसका सामना जब पोरस से होता है तो व्यापक रूप से हम देखते हैं कि उसने तक्षशिला और पोरस का जितना साम्राज्य था उन सब पे अधिकार किया, और इस प्रकार पश्चिमोत्तर जो है उसको एक सूत्र में बांधने का काम सिकंदर ने किया। और सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के विषय में यदि हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि सिकंदर के आगमन के पूर्व पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, और सिकंदर ने इन्हें विजित करके इन भागों में राजनीतिक एकता स्थापित की। उसने संपूर्ण भाग को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया। प्रथम, जो कि सिंधु के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में बनाया गया। पहले इसका क्षत्रप निकोर था, किंतु उसकी हत्या के बाद सिकंदर ने फिलिप को इसका क्षत्रप बना दिया। द्वितीय जो प्रांत था वो सिंधु तथा झेलम के बीच का भूभाग था, जो कि तक्षशिला के शासक आम्भी के अधीन कर दिया गया। और तृतीय जो था वो झेलम तथा व्यास के बीच था, और इसे पोरस के अधीन रखा गया। चतुर्थ जो प्रांत था वो सिंधु का निचला भाग था, यहाँ क्षत्रप पिथोन था। यदि समग्र रूप से हम ये जो सिकंदर का आक्रमण था उसका क्या प्रभाव हुआ भारत पर, इसके विषय में चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि सिकंदर ने काफ़ी हद तक ये जो पश्चिमोत्तर था उसको एक सूत्र में बांधने का काम किया। और यदि विद्वानों के विषय में चर्चा की जाए तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ का ये कहना है कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव बताते हुए वे लिखते हैं कि भारत अपरिवर्तित रहा। हालांकि विंसेंट स्मिथ की ये बात बहुत व्यापक कोई ऐसा प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा जिसने भारत की राजनीति में बिल्कुल परिवर्तन कर दिया, या कोई बहुत बड़े राजवंश की स्थापना हो गई, या कोई बहुत ऐसी क्रांतिकारी परिवर्तन तो नहीं हुआ। लेकिन पश्चिमोत्तर को यदि हम देखें तो काफ़ी हद तक एक सूत्र में बांधने का काम हमें समझ में आता है कि सिकंदर के इस आक्रमण के पश्चात हो गया था। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने प्राग मौर्य युग में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के विषय में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम लोग मौर्य युग के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।